नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएम में स्वागत है। आज तारीख है 22 अगस्त 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। आज का हेडलाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। मज़ेदार क्या है, जो भी है देख ही रहे हैं आप कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर से की है सर्जिकल स्ट्राइक। इसको लेकर हम लोग डिटेल में वीडियो एनालिसिस करेंगे। बताऊंगा मैं आपको किस इलाके में की है और जम्मू कश्मीर का मैप भी थोड़ा सा दिखा दूंगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा भारत के जो राष्ट्रवादी हैं उनको तो जम्मू कश्मीर का मैप भी नहीं पता है, भारत का भी मैप नहीं पता है। पूछ लो त्रिपुरा कहाँ है तो देखने लग जाते दक्षिण भारत में कहीं पर होगा। खैर चलिए, आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है। बहुत सारे आर्टिकल लाया हूँ मैं आपके लिए, 2 आर्टिकल हैं आज आपके लिए। एक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और एक दैनिक जागरण का आर्टिकल है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए अंत तक देखिएगा और देखा जरूर कीजिए। जिनको भी 70 बीपीएससी देना है या 69 बीपीएससी देना है, पीटी मेंस, सभी में आपका काम आएगा ये वीडियो। ओके, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक चीज़ और मैं याद दिला दूं, 22 तारीख आज हो गया है। इस महीने में 8 दिन है आपके पास, जिसमें आपको रक्षाबंधन भी मनाना है और अगले महीने में करीब 28 दिन है आपके पास। मिला जुला के 36 से 37 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है। इतना ही बचा हुआ है, अगर हकीकत में देखें तो इतना ही बचा हुआ है। तो इसमें जो भी आपको करना है कर लीजिए, जितना समय लगाना है लगा लीजिए, जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर अगले साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर से की है सर्जिकल स्ट्राइक। कहाँ पर किया है तो राजौरी पूंछ में एलओसी से 2.5 किलोमीटर के अंदर जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, इसके 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर जो पीओके का हिस्सा है, अपना ही हिस्सा है, वो भी अपने ही भारत का है वो पीओके, और उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। उस हिस्से में जाकर और 4 लॉन्चिंग पैड को किया है तबाह, 7 से 8 आतंकी को भी मारा गया है। और राजौरी पूंछ में बड़े हमले की तैयारी में थे ये लोग। और इसके बाद जब पता चला, वैट क्या है, वैट टीम क्या है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है। बॉर्डर एक्शन टीम बैट कहा जाता है। ये बहुत ही क्रूर तरीके से हत्याएं करते हैं और अटैक करते हैं। इनका भी बेस कैंप था, इनको भी तबाह किया गया है। जो कमांडो गए थे 15 से 20 कमांडो उनके द्वारा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखा देता हूँ। बाकी तो इस न्यूज़ से आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। इससे पहले भी 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। एक हुआ था आपका उड़ी के बाद 2016 ईस्वी, याद कीजिए, जब उड़ी अटैक हुआ था। 18 से 19 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद अटैक किया गया था। एक हुआ था आपका जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था हमने, जब हमारे यहाँ जवान जो बस में बैठ के जा रहे थे सीआरपीएफ के, उनको उड़ा दिया गया था। 40 से 45 जवानों की मौत हो गई थी। उसके बाद अभिनंदन वाला जो केस है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक में ही हुआ था। ओके, और अभी तीसरा हुआ है जिसमें पीओके को पार करके और वहाँ पर अटैक किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर का मैप दिखा देता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी वालों ने 2020 में, यूपी वालों ने भी 2021 में है, और बीपीएससी वाले भी पूछ सकते हैं आने वाले समय में कि जम्मू कश्मीर के मैप से संबंधित, कि जम्मू कश्मीर का मैप क्या है, डिटेलिंग क्या है। जैसे नुब्रा वैली के बारे में पूछा था किसने, तो यूपीएससी ने पूछा था। इसी तरह से आपसे भी पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए मैप दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र का मैप है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो हम भारत के एक्चुअल मैप बनाते हैं उसमें बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जिस पर हमारा अधिकार आज के दौर में नहीं है। आने वाले समय में हम हर समय कोशिश करेंगे कि हमारा अधिकार हो। हम एक्चुअल मैप जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं, जो अभी मैंने घेरा है चारों तरफ से, ये बनाते हैं। लेकिन इसमें कुछ हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा है जिस पर चीन ने अधिकार कर रखा है, और बाकी हिस्सा जो है वो अपने पास है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये जो पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या कहलाता है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद से ये जो दूसरा इलाका आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये क्या कहलाता है, ये है आपका लद्दाख का वो इलाका जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया था 1962 के बाद। ओके, और यहीं पर अभी भी संघर्ष जो चल रहा है वो इसी एरिया के आसपास में चल रहा है। पोंगैंगसो लेक है यहाँ पर, पोंगैंगसो लेक है जहाँ पर राहुल गांधी भी गए थे 2-3 दिन पहले। तो पोंगैंगसो लेक है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। पोंगैंगसो लेक का कुछ इलाका चीन में आता है और कुछ इलाका भारत के पास है। उसी पोंगैंगसो लेक में कुछ आगे बढ़कर चीन ने और भी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण से अभी हमारे और चीन के सेनाओं के बीच बातचीत चल रही है। बहुत सारे बैठक हो चुके हैं, 11 से ज़्यादा बैठक हो चुके हैं। ओके, दूसरा जो इलाका है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, अभी एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो पूरा इलाका दिख रहा है यही एक्चुअल में अपने पास है। ये जो पूरा इलाका दिख रहा है, इसमें ये जम्मू कश्मीर का भाग है और ये लद्दाख का भाग है जो अपने पास है। लद्दाख की सीमा अब अगर मैं आज के दौर में बनाऊँ तो लद्दाख का मैप कैसा बन गया है, लद्दाख का मैप ऐसा बन गया है।
कुछ इस तरह का है। ये जम्मू कश्मीर है, जब से डिवाइड किया गया 2019 में। ये पूरा लद्दाख का एरिया है, ये पूरा का पूरा लद्दाख का एरिया है। तो इस मैप को ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है, जिसको पीओके कहते हैं, गिलगित का इलाका है, इसका राजधानी है मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फराबाद है। इसको ध्यान में रखिएगा। और किन किन जगहों से किसकी सीमा लगती है, ये कुछ बॉर्डर के एरिया हैं। यहीं पर राजौरी सेक्टर के आसपास में भारत के सैनिकों ने अभी अटैक किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये मैप को थोड़ा सा ध्यान में इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं भाई कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। तो देखिए, पीओके का इलाका है, चीन का इलाका है। यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, जो दोनों तरफ से दो भाग से चाइना से घिरा हुआ है और एक भाग से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वहाँ पर ठंड के महीनों में भी जब टेम्परेचर -50 जाता है, जहाँ पर सामान्य इंसान नहीं रह सकते, हाईली ट्रेंड ऑफिसर और हाईली मजबूत फिजिकली फिट वाले ऑफिसर जाते हैं, उनको तैनात किया जाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रेटजिक रूप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम यहाँ से 3 तरफ पर नज़र रखते हैं। यहीं से पीओके में काराकोरम हाईवे गुजरता है, जो सीपीईसी का भाग है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भाग है। क्या बोला है मैंने? काराकोरम हाईवे, काराकोरम हाईवे। पीओके में ही सबसे ऊंची चोटी है के टू, जिसको क्या कहा जाता है? काराकोरम, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ट्रांस हिमालय का भाग है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। वो कहाँ पर है? तो पीओके में है। पीओके में भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी है? तो के2 है, काराकोरम है, गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है आपका कंचनजंगा। और वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपका के2, गॉडविन ऑस्टिन। वृहद हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। वृहद हिमालय हिमालय के पीछे वाला इलाका है। फिर बीच में महान हिमालय, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, ये ध्यान में रहेगा। और वृहद हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो के2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, जो पीओके में है, हमारा ही हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर 1947 में अटैक करके अपने कब्जे में ले लिया था। और हमने शांति संघर्ष के कारण एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, उसका निर्माण किया। ये एलओसी जो है टेम्परेरी है, आज न कल इसको यहाँ तक ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पीओके जो है वो हमारा हिस्सा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कुछ तो क्लियर हुआ होगा, बहुत सारा हिस्सा क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको एक और चीज़। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, इस श्रेणी को ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, ये सारे श्रेणियाँ ध्यान में रहेंगे। इसी में लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी के तट पर ही लद्दाख की जो मुख्य शहर है लेह, वो है। तो सिंधु नदी कहाँ से बहती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। ये सारे के सारे ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ट्रांस हिमालय के भाग है। ट्रांस हिमालय का निर्माण महान हिमालय से पहले हुआ था। महान हिमालय के पीछे का भाग है ट्रांस हिमालय, जिसकी सर्वोच्च चोटी है के2, गॉडविन ऑस्टिन। सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इतना तो आगे बढ़े। अब आज के एडिटोरियल पर हम लोग चलेंगे। ओके, आज का जो आर्टिकल है वो है आपका हिंदुस्तान टाइम्स से संबंधित, सेफ गार्ड द इलेक्शन पैनल इंडिपेंडेंस। मतलब कि जो इलेक्शन का पैनल है हमारा, उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रोवाइड करना। क्यों चर्चा में है ये? तो देखिए, कुछ समय पहले ही इलेक्शन कमीशन जो अपना इंडिया है, उसके सदस्यों और उसके प्रमुख की नियुक्ति के लिए भारत सरकार ने एक पैनल बनाया है, जिस पैनल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होने चाहिए थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। अब क्या है, प्रधानमंत्री महोदय होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और एक कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, यानी कि 3 लोग होंगे। इन तीनों के बहुमत से फैसला लिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का चीफ किसे बनाया जाए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। लेकिन बहुमत किसके पास आ गई, आप मुझे बताइए? तो बहुमत सरकार के पास आ गई, क्योंकि 2 लोग जो हैं वो सरकार से होंगे, एक प्रधानमंत्री महोदय खुद होंगे और एक और जो व्यक्ति होंगे वो होंगे। इससे बहुमत किसके पास आ जाएगी? सरकार के पास। यानी कि सरकार जिसको चाहेगी उसको आसानी से नियुक्त कर देगी। सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर ना रह जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस इलेक्शन कमीशन को भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का रक्षक के तौर पर नाम दिया गया था अम्बेडकर जी के द्वारा। उसका अगर कहीं राजनीतिकरण हो गया तो संपूर्ण रूप से हमारी लोकतांत्रिक ढांचा पर प्रभाव पड़ सकता है इसका। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों नियुक्ति सेवा की शर्तों पदावधि विधेयक 2023 पेश किया गया।
जिस पर विवाद छिड़ गया है। जारी चर्चा का एक बड़ा भाग इस तथ्य पर केंद्रित है कि यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए स्थापित उस तंत्र को प्रतिस्थापित करता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ 2023 के मामले में भी कुछ माह पूर्व ही निर्धारित किया था। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कुछ महीने पहले कि इनके नियुक्ति के पैनल में, देखिए दरअसल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्टा गया है इस विधेयक को लाकर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि निर्वाचन आयुक्त के चयन के पैनल में जो उनको चुनेंगे उसके पैनल में एक सीजेआई होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक प्रधानमंत्री महोदय होना चाहिए और एक आपका विपक्ष के नेता महोदय होना चाहिए। ये 3 लोग होंगे, तीनों लोग अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग है, प्रधानमंत्री जी अलग हैं और विपक्ष का नेता अलग है। इनमें जब बहुमत होगा तो क्या होगा, संपूर्ण रूपेण 100% जो होगा वो आपका उसमें निष्पक्षता होगी, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होगा, कोई सरकार समर्थित नहीं हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होता है ना। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, इसमें सीजेआई को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया है। ओके, अनूप बरनवाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण क्या था, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब इसी को हटा दिया गया है। इस संबंध में संविधान में उल्लिखित प्रावधान क्या है, आर्टिकल 324 का खंड 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है। हालांकि संसद ने ऐसा कोई कानून पारित ही नहीं किया है जो सीईसी और ईसी के नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की यानी कार्यपालिका की शक्तियों को प्रभावी ढंग से अस्थायी बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त मामले में पाया कि कार्यकारी को सीईसी की नियुक्ति करने की शक्ति सौंपना वस्तुतः भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के साथ असंगतता है। मतलब कि जिसका चुनाव करना है, जो सरकार है, अगर वही नियुक्त करने लग जाएगी कि चुनाव कौन करेगा, तब इससे तो सरकार समर्थित व्यक्ति आ सकता है इलेक्शन कमीशन में। तो इसी चीज़ को लेकर सवाल खड़ा किया था किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने। इसका कारण है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका सत्तारूढ़ दल से आकार ग्रहण करती है, इसलिए यह चुनावी खेल में खिलाड़ी की हैसियत रखती है। खिलाड़ी कब से चुनने लग गए कि भाई निर्णय कौन लेगा, खिलाड़ी तो नहीं चुनता है ना एम्पायर को, एम्पायर स्वतंत्र होते हैं ना। अगर एम्पायर ही किसी क्रिकेट टीम से संबंधित होने लगे, मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है और एम्पायर जो है वो पाकिस्तान का ही हो, तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है उस मैच पर। बस यही डर है यहाँ पर भी, अब आप समझ गए होंगे क्लियरिटी के साथ। इसलिए इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच होता है, आईसीसी करवाती है, तो एम्पायर यूरोप का होता है या एम्पायर कहीं अफ्रीका का होगा, लेकिन भारत का नहीं होगा। वो उसका निष्पक्ष होने का जो आपका परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। निर्वाचन आयुक्त विधेयक संबंधी मुद्दे क्या हैं, कार्यकारी सर्वोच्चता प्रदान करना। निर्वाचन आयुक्त विधेयक में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री के रखने का प्रस्ताव किया गया है। फिर कार्यपालिका को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के विषय में स्पष्ट बहुमत और इस प्रकार निर्णायक अधिकार प्रदान करती है। इस विधेयक के अनुसार चयन समिति में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे इसके। ओके, अगला क्या है, संविधान निर्माताओं की इच्छा के विरुद्ध है ये। संविधान निर्माताओं की मंशा ईसीआई की स्वतंत्रता को सुरक्षित व गारंटीकृत करने की थी। यही कारण था कि उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकारी को एक तदर्थ व्यवस्था, स्टॉप गैप एग्रीमेंट के रूप में ईसीई की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की थी, जहां यह उम्मीद की गई थी संसद एक ऐसा कानून बनाएगी जो ईसीआई के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्वतंत्रता को सुरक्षित व गारंटित करेगा। लेकिन हमारी संसद ने आज तक कोई ऐसा कानून बनाया ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र किया जा सके, उसको गारंटी दिया जा सके उसके पद का, उसकी निष्पक्षता का। आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आज तक निष्पक्ष रहने की कम से कम कोशिश करती आई है। एक सेशन जैसा व्यक्ति आ जाता है जिसके कारण से पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन बदल जाता है। तो इस तरह से ही कुछ घटनाएं हुई हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अब जो नियुक्ति होगी उस पर सवाल हमेशा खड़े किए जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति पर सवाल होगा तो हर चुनाव पर सवाल खड़े किए जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा सेंसिटिव है और इस पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। एम्पायर, एक एम्पायर जो टीम के कैप्टन का अधीनस्थ है, यही मैंने बताया कि टीम के कैप्टन कौन, तो प्रधानमंत्री महोदय यही चुन रहे हैं कि एम्पायर कौन होगा। तो एम्पायर कैसे निष्पक्ष हो सकता है, इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचना जब आपको करना हो तो ऐसे पॉइंट को लिख सकते हैं आप। ओके, अगला क्या है, भारत में निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता की आवश्यकता, निष्पक्षता और न्याय के लिए, हेरफेर की रोकथाम के लिए, लोगों का विश्वास बनाए जाने के लिए, विधि का शासन स्थापित करना, नियंत्रण और संतुलन के लिए, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए। टीएन सेशन का उदाहरण आप दे सकते हैं। इन सभी कारणों के लिए, लोकतांत्रिक ढांचा की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरत है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 100% निष्पक्ष हो,
100% स्वतंत्र हो, 100% विश्वसनीय हो, किसी का भी उस पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। आज तक दुनिया में अगर हमारा नाम है लोकतांत्रिक रूप में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कारण ही नाम है। पूरे दुनिया में इसकी तारीफ की जाती है कि इतने बड़े स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे करवा लिए जाते हैं, जिस चुनाव पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा करता था आज तक। आने वाले समय में आपको इसको लेकर द्वंद्व बढ़ सकता है, राजनीतिक रूप से द्वंद्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर कोई भी पार्टी चुनाव हारेगी तो सीधा सीधा किस पर आरोप लगाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, कि आपका नियुक्ति प्रधानमंत्री ने किया है इसलिए आप उनके लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो ये मुझे आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समझाना था। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो पॉइंट वाइज में लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हम लोगों के। अगला न्यूज़ आपका पीटी फैक्ट से संबंधित है कि शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचकर प्रज्ञानंद ने रचा है इतिहास। प्रज्ञानंद नाम है इस बच्चे का, 18 साल की मात्र उम्र है और जो शतरंज विश्व कप है उसके सेमीफाइनल को भी पार कर गया ये बच्चा और ये जीत गया, फाइनल में पहुंचा है, जहां पर मार्गसन जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनसे सामना होगा इनका। देखिए क्या लिखा हुआ, मैग्नस कार्लसन लिखा हुआ है, मैंने मार्गसन बोल दिया। मैग्नस कार्लसन से, जो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं शतरंज से, जिसको 2 बार हराया है प्रज्ञानंद ने, 2 बार हराया है कार्लसन मैग्सन को, तो उसको 2 बार हराया है और उसी से फाइनल में फिर से मुकाबला है। कहाँ पर हो रहा है तो बाकू कहाँ पर है तो अजरबैजान में है ये, और यहीं पर ये आपका हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। और सेमीफाइनल में किसको हराया है तो देखिए यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ। कारुआना को ट्राई ब्रेकर में 3.5-2.5 से पराजित कर, मतलब 3-5, 2-5 से पराजित कर शतरंज विश्व कप के फाइनल में प्रज्ञानंद ने सामना विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से होगा। तो सेमीफाइनल में किसको हराया है ये भी ध्यान में रखिएगा। फाइनल किसके साथ है ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकू अजरबैजान में ये खेल हो रहा है। ओके, अगला न्यूज़ क्या है, उत्तराखंड में भूस्खलन से 15 वाहन दबे, 4 की मौत हो गई है। तो इसी से जुड़ा हुआ हिमालय के क्षेत्र में क्या हो रहा है इस पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में आपको पढ़ा देता हूं, जिससे आपका ये हिस्सा भी कवर हो जाए। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अपने मनोरम वातावरण और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध हिमालय क्षेत्र की स्वच्छता संबंधी मुद्दों को त्वरित रूप से हल किए जाने की आवश्यकता है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आपदाओं की बढ़ती संख्या, जो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही है हिमालय के क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश में 100 लोगों के आसपास में डेथ हुई है, उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। लैंडस्लाइड से लेकर, ज़मीन धंसाव से लेकर, पेड़ों के कटना से लेकर, नदी में बाढ़ से लेकर हर आपदा का सामना कर रहा है आजकल हिमालयी राज्य। उसके बाद से एक और कारण क्या हो रहा है, पर्यटकों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पर कि वो छोटे छोटे 2 राज्य जो हैं वो लोड ही नहीं उठा पाते हैं। और पर्यटक जो जाते हैं वो हमारे पर्यटक और हम लोग जो होते हैं, हमारा एक ही काम ही होता है कि जहाँ पर गए वहाँ कचरा फैला कर आओ। सीधी सी बात है, जो भी गए कचरा फैला कर आ रहे हैं, जिससे क्या होता है पहाड़ बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अपने पूर्वज बोलते थे कि पहाड़ों में जाओ तो ज़ोर से आवाज़ तक मत करो। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पहाड़ इतने सेंसिटिव होते हैं कि ज़ोर से आवाज़ करने पर, भूकंपन करने पर भी पहाड़ दरक सकते हैं। मिट्टी का पहाड़ है हिमालय। क्या बोला मैंने? मिट्टी का पहाड़ है पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र जो है वो पूरा मिट्टी का पहाड़ है। तो मिट्टी दरक के नीचे आ जाते हैं। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो पहाड़ पारंपरिक पेड़ पौधे होते थे उनको काट कर उन्होंने चीड़ के पौधे लगा दिए। अब चीड़ का जड़ जो होता है वो उतने सारे मिट्टी को नहीं थाम पाता है, जबकि जो पहाड़ में पहले पेड़ पौधे होते थे वो क्या होते थे, वो ज़्यादा मिट्टी को पकड़ कर रखते थे, जिससे भू धसाव, लैंडस्लाइड प्राकृतिक रूप से जो पौधे होते उसके कारण से नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वहाँ पर चीड़ के कारण जंगल में आगों की संख्या में बढ़ गई और वहाँ पर लैंडस्लाइड की संख्या भी बढ़ गई और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उन क्षेत्रों में। रुकी नहीं ये बारिश, 10-20 दिन से बारिश हो रही, लगातार बादल फटने की घटनाएँ हो रही हैं, जिसके कारण से हर रोज़ ही वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो रही है। तो अब इसी को देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट समझाया गया है पर्यटकों के बारे में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक हालिया विश्लेषण हिमालयी राज्यों में स्वच्छता प्रणाली को लेकर गंभीर स्थिति का विश्लेषण किया है। विश्लेषण के प्रमुख बिंदु क्या है? जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल उत्पादन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक पहाड़ी शहर में प्रति व्यक्ति लगभग 150 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। चिंता की बात है कि इस जलापूर्ति के लगभग 65 से 70% अपशिष्ट जल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि खराब होकर बह जाता है, हम इसका फिर से संरक्षण नहीं कर पाते हैं। धूसर जल संबंधी चुनौतियां। उत्तराखंड में केवल 31.7% घर सीवरेज सिस्टम जुड़े हुए हैं, जिस कारण से अधिकांश लोग ऑन साइट स्वच्छता सुविधाओं और अपशिष्ट जल को उसी भूखंड पर एकत्रित, संग्रहित या उपचारित किया जाता है जहाँ वह उत्पन्न होता है पर निर्भर हैं। अधिकांश लोग जो हैं वो इस सीओ पर निर्भर हैं।
घरों और छोटे होटलों दोनों ही द्वारा बाथरूम में रसोई से निकलने वाले गंदे जल के प्रबंधन के लिए अक्सर सोखने वाले गड्ढों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से भौम जल का प्रदूषण होता है, पहाड़ों में भू धसाव वगैरह भी होता है। कुछ कस्बों में खुली नालियों से गंदे जल का अनियमित प्रवाह होता है, जिससे इस जल का अधिक रिसाव जमीन में होने लग जाता है। मृदा व भूस्खलन का प्रभाव। हिमालयी क्षेत्र की मृदा की संरचना, जिसमें चिकनी, दोमट और रूपांतरित शिष्ट, फिनाइल व गनीज शैलें शामिल हैं, स्वाभाविक रूप से कोमल होती हैं। स्वाभाविक, अभी मैंने आपको बताया ना कि मिट्टी के पहाड़ हैं, थोड़ा सा भी उसके धंसने पर पूरा का पूरा पहाड़ का अधिकांश भाग नीचे आ जाता है। विश्लेषण के अनुसार जल व अपशिष्ट जल के जमीन में अत्यधिक रिसाव मृदा का नरम कोमल बन सकता है, जिससे भूस्खलन की संभावना और भी बढ़ सकती हैं। दरअसल हो क्या रहा है, जो अपशिष्ट जल है उसको अगर आप गड्ढा बनाकर उसमें डाल दोगे तो ये क्या होता है, यहाँ के आस पड़ोस की मृदा को ये जल कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण से क्या होगा, लैंडस्लाइड की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। जो घरेलू इलाके हैं या जहाँ पर होटल हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। यही कहा गया है कि इसके द्वारा जो एजेंसी ने रिसर्च किया उसके द्वारा कि स्वच्छता के कारण भी लैंडस्लाइडों की संख्या बढ़ रही है। स्वच्छता सही से नहीं हो पा रहा है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के कारण में बड़े बड़े दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र से संबंधित अन्य चुनौतियां क्या है। देखिए, भारतीय हिमालय क्षेत्र 13 भारतीय राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र 50 मिलियन लोग रहते हैं। विविध जनसांख्यिकी, बहुमुखी, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियाँ इस क्षेत्र में विशेषता है। ऊंची चोटियाँ, विशाल दृश्य भूमि और समृद्ध जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत वगैरह भारतीय हिमालय क्षेत्र में देखे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सभी राज्य वो हैं जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा। कई बार लोग भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है ये भी हिमालयी राज्य में आता है। इसका कुछ हिस्सा जो ऊपर का दार्जिलिंग का इलाका है वो हिमालयी राज्यों में आता है। तो मुझे आपको लैंडस्लाइड वगैरह का एक कारण बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मैप आपके काम का हो सकता है। इन राज्यों को ध्यान रखिएगा, कौन कौन से यूटी और कौन कौन से राज्य हिमालय में पड़ते हैं। आपसे यही पूछ लिया जाएगा निम्न से कौन सा राज्य हिमालयी राज्य नहीं है। ऑप्शन में बिहार भी रहेगा तो मार दीजिएगा, बिहार हिमालयी राज्य नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है। हो कहाँ की भाषा है, तो ये झारखंड की भाषा है मूल रूप से। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल व असम, छत्तीसगढ़ से आए आदिवासी समाज के लोगों ने जंतर मंतर प्रदर्शन किया। जंतर मंतर दिल्ली में जगह है, यहाँ पर हो भाषा को क्या करना है, 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। 8वीं अनुसूची में अंतिम बार कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया था, तो डोंगरी, कौन कौन से, तो डोंगरी ये कश्मीर की है, डोंगरी, उसके बाद से मैथिली, मैथिली अपने बिहार की हो गई, मेरी भाषा है ये, और आपका संथाली, संथाली हो गया बिहार के कुछ इलाके, मुख्य रूप से बंगाल और झारखंड के इलाकों में बोला जाता है संथाली भाषा को। किसके साथ, तो देवनागरी लिपि के साथ है। मैथिली भाषा को मैथिलाक्षर में नहीं शामिल किया गया है, देवनागरी जो लिपि है उसके साथ शामिल किया गया है। डोंगरी को भी देवनागरी लिपि के साथ, और आपका जो संथाली है उसको भी देवनागरी लिपि के साथ शामिल किया गया है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में। ढोल व नगाड़े पर सामूहिक नृत्य करते इन लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की कि उनकी हजारों वर्ष पुरानी आदिवासी भाषा को मान्यता दे दी जाए। इसको ध्यान में रखिएगा। हो भाषा 40 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हो भाषा। हो भाषा कहाँ का है मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम व छत्तीसगढ़। अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो इस इलाके में ये बोला जाता है, ये पूरी की पूरी भाषा। असम में बहुत कम, मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में बोली जाती है हो भाषा। तो हो भाषा को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि किन किन जिलों में बोला जाता है। ओके, अगला जो है आपका वो है कि प्रशासनिक सुधारों पर आगे बढ़े सरकार, इसको लेकर आर्टिकल है। अगला आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। GN वाजपेयी जी ने लिखा है। लेखक सेबी और LIC के चेयरमैन रहे हैं, और इनका जो आपका थॉट है वो महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते। देखिए इसका क्रक्स यहाँ पर लिखा रहता है, सरकारी योजनाएं तभी प्रभावी हो सकती हैं जब नौकरशाही के ढांचे को नए सिरे से गढ़ा जाए और प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए। अधिकारी अगर जवाबदेह नहीं होंगे तो कोई भी सरकारी सिस्टम चल ही नहीं सकता। सरकार के जो मंत्री होते हैं वो चेहरा मात्र होते हैं, चलाने का काम अधिकारी ही करते हैं। जो आप बनना चाहते हैं, अगर आप ही नकारे निकलेंगे, आप ही काम नहीं करेंगे, आपका सोच ही एक होगा कि जाके बस पैसा बनाना है, तब तो सत्यानाश बंटाधार तो होना तय है। जो आज तक होता है वही आप भी करेंगे।
सब लोग यही सोचते हैं तैयारी के दौरान हम तो जाकर बिल्कुल क्रांति ला देंगे, लेकिन दरअसल वहाँ पर जाके भी वो भी वही करने लग जाते हैं जो सब कर रहे होते हैं। तो ये इसी पर आज का आर्टिकल है कि भाई अधिकारी वर्ग अगर संपन्न नहीं होगा, अधिकारी वर्ग अगर सुसज्जित तरीके से नहीं चलेगा, अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं करेगा अधिकारी वर्ग, तो योजना तो अच्छी बनती ही है और अच्छी बन के रखी ही रह जाएंगी। भारत में कोई योजना आज तक खराब नहीं बनी है, बस खराब क्या हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन खराब हुआ है हमेशा। इंट्रो लिखना सीखिएगा आप। जिन लोगों को आर्टिकल वगैरह, जिन लोगों को निबंध वगैरह लिखने में दिक्कत होती है, सुनिए, इंट्रो लिखिए। एक अनुमान है कि देश में हर साल करीब 90 लाख लोग पलायन करते हैं। कितने लोग? 90 लाख। 2 इजराइल की आबादी से ज़्यादा लोग पलायन करते हैं अपने भारत से। इस प्रकार देखें तो देश की आबादी की बड़ा हिस्सा अवसरों के अभाव में विस्थापन को विवश होता है। अवसर का अभाव। बिहार से क्यों आते हैं लोग दिल्ली, यूपी से क्यों जाते हैं लोग बेंगलोर, बिहार से क्यों जाते हो लोग बेंगलोर? उनको शौक है क्या कि अपना बड़ा सा घर छोड़कर एक छोटे से कमरे में रहना, जी घटिया से शहरों में, जहाँ हवा स्वच्छ है, ना पानी स्वच्छ है, ना भोजन स्वच्छ है, ना कुछ भी स्वच्छ नहीं है, ना वहाँ का समाज स्वच्छ है। तो क्यों रहते हैं भाई? नौकरी के लिए, अवसरों के लिए, जो उनको वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहे थे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सरकारें जो हैं वो काम नहीं कर रही थी ढंग से। ओके, अवसरों का यह अभाव, रोजगार के विकल्प, मौक़ों की कमी, क्षेत्रीय स्थिति जैसे पहलुओं से उत्पन्न होता है। किन किन चीज़ों से उत्पन्न होता है वो देख लिया आपने। असल कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यह तय है कि इतने बड़े पैमाने पर पलायन अवसरों में असमानता की पुष्टि करता है। अवसरों में असमानता। जो रोज़गार गुजरात में क्रिएट हो सकता है, बेंगलोर में क्रिएट हो सकता है, दिल्ली में क्रिएट हो सकता है, वो बिहार के पटना में क्यों नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? कभी आपने सवाल किया? नहीं किया। आपने केवल वोट जाति देखकर किया। तो जाति देखकर करने वाले को जाति ही मिलता है वोट करने के पश्चात। तो यही चीज़ होता है। कुछ चीज़ों पर सोचना चाहिए कभी कभी बैठ कर कि हमारी क्या गलती है। अगला क्या स्मरण है, किसी एक स्थान पर विशेष पर आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण अक्सर सामाजिक अशांति व आक्रोश का कारण बनता है। यह स्थिति तब है जब भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उद्घोष किया गया है। आपसे सवाल यही पूछ लिया जाएगा, भारत के संविधान के उद्देशिका में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का जो वादा किया गया है, क्या वो पूरा हो पा रहा है? विवेचना कीजिए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। आपसे निबंध के रूप में भी ये पूछा जा सकता है। एक के बाद एक सरकारों ने इस असमानता को दूर करने की दिशा में कदम उठाए अवश्य हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए। हाल के दौर में लोक लुभावनवाद इसका एक कारण बनता दिख रहा है। लोक लुभावनवाद को लेकर इन दिनों जबरदस्त होड़ मची हुई है। इसी कारण बीते दिनों कर्नाटक उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का कहना पड़ा कि मुफ्तखोरी वाली योजनाओं के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस साल के विधायकों के पास उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों की धनराशि शेष ही नहीं बचेगी। जो चुनाव में उन्होंने मुफ्तखोरी वगैरह का वादा किया, वो इतने सारे वादा कर लिए कि मुफ्त में हम आपको सब कुछ देंगे, कि उसको पूरा करते करते जो विधायक हैं उनको जो पैसा मिलता है अपने अपने क्षेत्रों में खर्च करने के लिए, वो पैसा ही नहीं बचेगा। तो क्यों इतना मुफ्त का वादा किया भाई? क्यों मुफ्त में खाने का आदत लगाते हो लोगों को? आप बताइए। क्यों नहीं उनको बोलते हो कि आप काम करो तब हम आपको पैसे देंगे? जो सॉफ्टवेयर का उद्योग जिसके लिए कच्चा माल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फुटलूज उद्योग कहलाता है सॉफ्टवेयर का उद्योग, वो अगर बेंगलोर में लग सकता है, नोएडा में लग सकता है, गुड़गांव में लग सकता है, तो बिहार के पटना में ऐसी कौन सी खराबी है कि वहाँ पर नहीं लग सकता? प्रयास ही नहीं किए गए। एक पूरे राज्य को मजदूर राज्य बना दिया गया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मुफ्तखोरी यही होती है। मुफ्तखोरी का मतलब होता है आप कुछ भी मत करो, हम आपको सब कुछ देंगे, घर पर बैठो। घर पर कितने दिन बैठोगे? निकल कर एक न एक दिन तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो यही हाल कर्नाटक में भी हो रहा है, यही हाल दिल्ली में भी हुआ था, यही हाल देश में भी कदाचित होने वाला है। इसको लेकर भी इन्होंने चेतावनी दी है। भारत में सरकारी योजनाओं एवं कार्यालय को धरातल पर उतारने का मुख्य दायित्व देश के नौकरशाही के पास है। अफसोस की बात है कि उनका प्रदर्शन खराब रहा है। इसकी बड़ी वजह संस्थानों की संगठित ढांचा, कार्य संचालन का ढर्रा और जवाबदेही की कमी। भारत के नौकरशाही का संगठित ढांचा अपने औपनिवेशिक शासकों से विरासत में लिया है। जो हमारे प्रशासन है उसने हमें औपनिवेशिक शासकों से विरासत में लिया है। ये लाइन इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं इस लाइन को संपूर्ण रूपेण गलत मानता हूँ। हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है, हमारे ही स्वतंत्रता सेनानी, महान निर्माताओं, भारत का कार्ल मार्क्स जिनको विस्मार्क कहा जाता है, सरदार पटेल जी के द्वारा हमारी प्रशासनिक ढांचा का निर्माण किया गया है। हमारा प्रशासनिक ढांचा जो है वो औपनिवेशिक नहीं है, हमारा प्रशासनिक सोच औपनिवेशिक है। जब हम कुर्सी पर बैठ जाते तो हम सोचते अंग्रेज़ के जैसे हैं, लेकिन उस कुर्सी पर बैठाने वाला ढांचा जो है वो भारतीय है। उसका निर्माण एक भारतीय ने किया था। आधुनिक प्रशासनिक जो हमारा संगठन है उसके गठनकर्ता कौन है? उसके गठनकर्ता है अपने सरदार पटेल महोदय।
लेकिन हमारे जो अफसर बैठते हैं उनको लगता है कि हम अफसर हैं और ये सब हमारे हम इस पर शासन कर रहे हैं और ये सब ही हमारे स्लेव हैं। तो इस प्रकार का बिहेवियर वो नहीं सिखा गए थे, ये अंग्रेज़ों की देन है। ओके, उसके लिए स्टीम फ्रेम यानी कि इस्पाती ढांचा की उपमा भी गढ़ी गई है। उससे अपेक्षा की जाती है कि यह ढांचा न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा बल्कि सरकारी खजाने के लिए राजस्व भी जुटाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार कायम रहा कि उसका नाम तक नहीं बदला गया, उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही कहा जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता ने राष्ट्र राज्य को जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार ने बदल दिया। उत्कृष्ट संविधानों ने विधायिका को कानून बनाने, कार्यपालिका को उन्हें लागू करने, न्यायपालिका को समतापूर्वक समाज के निर्माण का दायित्व सौंपा। यह सब तो हुआ, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी को आवश्यक रूप से पुनर्गठित नहीं किया गया। जबकि स्वतंत्र भारत में जन कल्याण की दिशा पूर्ववर्ती शासन से बिल्कुल अलग थी। इसके बावजूद समानता और न्याय वितरण का अग्रदूत बनने के बजाय सरकारें माई बाप की सरकार और अधिकारी हुजूर ही बने रह गए। हाथ जोड़कर पुलिस के कांस्टेबल के सामने आप खड़े हो जाते हो, वहीं पर आप अपनी इज्जत और सब कुछ गंवा देते हो। हाथ जोड़कर क्यों खड़े होना? कोई आपने कुछ गलत किया है? वो आदमी जो कांस्टेबल है या वो आदमी जो एसपी है या वो आदमी जो कलेक्टर है, उसका काम है आपकी देखभाल करना, उसका काम है लोगों का मदद करना। कोई वो आप पे उपकार नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है। इसके बदले उसको बंगला भी आपके पैसे से मिला हुआ है और तनख्वाह भी आप ही के पैसे से मिलता है। सिक्योरिटी, गाड़ी, पेट्रोल, खाना पीना, कपड़ा सब कुछ आपके पैसे से मिलता है और आप ही उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। यही वो व्यवस्था है जो हमें अंग्रेज़ों से मिली है, यही वो दास्ता है जो हमने अंग्रेज़ों से सीखी है, यही वो प्रशासनिक ढांचा है जो अंग्रेज़ हमें देकर गए थे और सोच देकर गए थे कि हम जब कलेक्टर बन जाते तो हमारा जन्म ही होता दूसरों पर रूल करने के लिए। कैमरा लेकर घूमते रहते हैं नए नए IAS अफसर। वो सरेआम ह्यूमिलेशन है। जिस भी लोगों का आप कैमरा पर वीडियो बनाते हो और वीडियो डाल देते हो अपना रौब रुतबा झाड़ने के लिए, और वो क्या है, वो ह्यूमिलेट करना हुआ किसी भी पब्लिक को। ऐसा करना गलत है लेकिन होता है और आप भी सहते हैं, देखते हैं ऐसे वीडियो को। स्वतंत्रता की मध्यरात्रि पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण नियति से साक्षात्कार में कहा था कि भारत की सेवा का अर्थ उन करोड़ों लोगों की सेवा से है जिन्हें कष्ट उठाने पड़े, जिसका अर्थ होगा गरीबी, अज्ञानता, बीमारी का अंत और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना। इसके उलट अवसरों में असमानता के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय और जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर विसंगतियाँ अपूर्ण वादों को ही दर्शाती है। राजनीतिक बिरादरी वोट बैंक की राजनीति में उलझी रही है। उसने सशक्तिकरण की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया है। उल्टे वे जनता को ही झुंझुना पकड़ाते गए हैं। जनता के लिए पर्याप्त रूप से समान अवसर सृजित नहीं किए गए हैं। लोग गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जी सकें, ऐसा कोई हमें अवसर ही नहीं दिया गया। जानबूझकर जनता को जनता बनाकर रखा गया। जनता को सशक्त करने की कोशिश ही नहीं की गई कि ये अगर सशक्त बन जाएंगे तो फिर हमसे सवाल करेंगे कि आप जिस गाड़ी में घूम रहे हो हमारे पैसा से है तो हमारा काम क्यों नहीं हुआ। आप सवाल करोगे कि आप जाति के आधार पर वोट क्यों मांग रहे हो, आप धर्म को हवा क्यों दे रहे हो, हम तो आपके काम पर वोट करेंगे। स्कूल अच्छा नहीं है, अस्पताल जिसमें जाते वो अच्छा नहीं है, इसके आधार पर हम वोट करेंगे। लेकिन हम जब ये सीख जाएंगे तो नेताओं के दुर्दिन आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने हमें शिक्षा ही नहीं दी ताकि हम सवाल ही ना कर सकें। ओके, अब अमृतकाल में भारत ने विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है भाई, हालांकि केवल प्रति व्यक्ति GDP ही सफलता का पैमाना नहीं होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार सम्मानित अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज का मानना है कि GDP में स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसरों की समानता, पर्यावरण की स्थिति, जीवन की गुणवत्ता से जुड़े अन्य संकेतक प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। हमें इस बात का मर्म समझना होगा कि अमृतकाल में हमें सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक भारतीय शिक्षित हो। प्रत्येक भारतीय शिक्षित का मतलब साक्षरता से नहीं है, लिखना आना शिक्षा नहीं है, पढ़ना आना शिक्षा नहीं है, बल्कि समझना शिक्षा है। अकबर 8 साल का था जब वो बन गया था भारत का शासक। साक्षर नहीं था, वो अक्षर नहीं जानता था, लेकिन शिक्षित था। समझ अच्छी थी, सोच समझ अच्छी थी, समझने की कैपेसिटी बिल्डअप थी और जागरूक था, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, शिक्षित कहा जाता है। तो शिक्षित बनना है, भारतीयों को शिक्षित बनाना है। साक्षर बनाने के हम क्या करेंगे? अगर अक्षर का बोध हो ही जाएगा, अपना सिग्नेचर कर ही लेगा, लेकिन ज्ञान ही नहीं होगा कि अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं होगी, जाति का आधार वोट करना है कि काम का आधार वोट करना है, ये अगर पता ही नहीं होगा, तो ऐसे साक्षरता को लेकर हम धोकर पिएंगे क्या, बताइए। तो इसी चीज़ पर ध्यान रखना है। शिक्षित होने से आशय मात्र साक्षर होने से नहीं। अगला लाइन इन्होंने भी यही लिख दिया। इस अमृतकाल में प्रत्येक देशवासी गुणवत्तापरक नागरिक सुविधाएं, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, एक सार्थक आर्थिक सक्रियता के लिए अवसरों की समानता भी मिले, जीवन से जुड़ी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को किसी सरकार या प्रशासनिक अमलों के आगे हाथ न फैलाना सके। हाथ जोड़कर हम क्यों खड़े होते हैं किसी भी ऑफिसर के सामने, जबकि उसका काम है हमारा काम करना।
अगर आप ज़ोर से बोल दोगे कि आपका काम है हमारा काम ना, तो पकड़ के जेल में डाल देता है। यही तो वो अंग्रेजी मानसिकता है जिससे लड़ना है हमें, जिसके अब सामने हमें झुकना नहीं चाहिए कि आपका काम है ये काम करना। हम ज़ोर से बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकारी नौकर हो, लोक सेवक हो। लोक सेवक का मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है इंग्लिश में, सर्वेंट। सर्वेंट का वही मतलब होता है जो आप मतलब समझ रहे हैं। आपको इस यहाँ पर बिठाया गया है हमारा काम करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट, न कि ऑफिसर। ओके। अगला क्या, इसके बजाय लोग उनके साथ बैठकर राह में आने वाली बाधाओं को दूर करें और बेहतरी से दिशा में आगे बढ़ सकें। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अवसरों की समानता के बारे में ये था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा एक और आधार न्यूज़ है आपके लिए। कुछ है, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जा रहे हैं, और जब वो भाग लेकर आ जाएंगे अपने देश में, तब हम उनसे पूछकर न्यूज़ भी बना देंगे आपका कि क्या है क्या नहीं। बाकी मालाबार अभ्यास हो रहा है। मालाबार अभ्यास हो रहा है किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ये ऑस्ट्रेलिया देश है, इसका ये पूर्वी तट है, यहाँ पर हो रहा है मालाबार अभ्यास। ओके। और यहाँ पर कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के जो 10 सदस्य हैं, ये मालाबार अभ्यास में भाग ले रहे हैं। नौसैनिक अभ्यास है ये। मालाबार 2023 समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये हुआ है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। जैसे अपना कौन कौन सा है, तो स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS कोलकाता, फ्रिगेट INS सह्याद्री, P8I ने भाग लिया है इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके। माधव नेशनल पार्क तक बढ़ेगा चीतों का दायरा। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ है, बस इसको ध्यान रखिए। MP में है, मध्य प्रदेश में है। MP में है, मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क। बहुत सारे चीतों की मौत हो गई, इसलिए इनका दायरा बढ़ाता जा रहा है भारत सरकार। लेकिन ठीक है, कुछ दिन समय लगेगा, कुछ चीतों की मौत भी होगी, लेकिन धीरे धीरे एडॉप्ट कर जाएंगे वो। अब आज के बिहार स्पेशल पर चलते हैं। क्या है बिहार स्पेशल में? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार के बाढ़ में NTPC को 660 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है 18 अगस्त 2023 को। पहला यही याद रखिएगा, PTM पूछ लेगा। केंद्रीय विद्युत और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बिहार के बाढ़ में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 600 मेगावाट की 660 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित कर दी है। प्रमुख बिंदु क्या है? उद्घाटन की गई 660 मेगावाट इकाई परियोजना के चरण 1 और 2 इकाई है। इस इकाई शुरू होने से राष्ट्र को विश्वसनीय सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाएगी। तो इसको बस ध्यान में रखिए, किसने किया है? तो ऊर्जा मंत्री ने किया है, और किस तिथि को हुआ है, किस डेट को हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आज का अपना न्यूज़ यहीं तक था, 35-36 मिनट का। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।